साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के द्वारा जो सामान्य अध्ययन के लिए पूर्वालोकन नामक किताब निकाली जाती है, उसमें से हम लोग भारतीय इतिहास वाला जो पूर्वालोकन है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आज के वीडियो में हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के तहत पाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाषाण काल से पहला जो प्रश्न है वह है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ये क्या थे? ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है ए और बी दोनों सही होना चाहिए, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। इसका पहले स्पष्टीकरण पढ़ें तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। इस प्रकार से इस प्रश्न का ए और बी दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? तो थॉमसन ने के द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसका जो विभाजन है 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। अगला है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब होता है? तो इसका प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल, ये जो विभाजन किया गया है इसमें से मध्य पाषाण काल में इसका प्रारंभ होता है। तो देखिए स्पष्टीकरण देखें तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ से तथा राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित बागौर से मिलते हैं। तो ये दोनों ही नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कहां पे है? तो ये आपका कहां पे है? आदमगढ़। आदमगढ़ के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ में। आगे चलते हैं और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन केवल आदमगढ़ है और ये दूसरा वाला जो है इसमें आपका बागौर वो नहीं दिया गया है। यदि वो भी होता तो दोनों हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदाह से। कहाँ से? महदाह से प्राप्त हुए हैं। इसका स्पष्टीकरण देखें तो मध्य पाषाणकालीन महदाह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदाह, सराय नाहर राय व दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण व आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया है। ठीक है, मतलब इसमें देखिए सराय नाहर राय भी है और आपका महदाह भी है, परंतु यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर माना गया है वो महदाह ही माना गया है। आगे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदाह से प्राप्त हुए हैं। और यदि ऑप्शन में महदाह ना होता तो आपका सराय नाहर राय सही हो जाता। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ होती है कहाँ, कब से होती है? नव पाषाण काल से प्रारंभ होती है। तो याद रखिएगा नव पाषाण काल से। इसका स्पष्टीकरण देखें तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित होता है। नव पाषाण काल में ही जौ एवं गेहूँ की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूँ का उद्भव होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़, दोनों नाम महत्वपूर्ण, कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा जिले में मिलता है। इसकी खोज 1982 में हुई थी। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया जो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सारेगम, राई व जई है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 800 ईसा पूर्व में निकट पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ मानव द्वारा उगाया जाने लगा। चावल तीसरा खाद्यान्न अनाज है, तो पहले जौ, गेहूँ, फिर आपका चावल आता है, जिसे मानव ने लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांगची नदी
घाटी क्षेत्र में उगाया। मक्का मध्य एवं दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में लगभग 6000 ईसा पूर्व में उगाया गया। इसका प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में, शोरगम 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया। अगला है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन देखिए धौलावीरा, किले, गुल मोहम्मद। अगला यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है उनको भी देखिए पहले, कालीबंगा और मेहरगढ़। तो सही उत्तर क्या है? मेहरगढ़ से। तो दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणित तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व अर्थात 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि जो है, किले गुल मोहम्मद की 4000 ईसा पूर्व तथा कालीबंगा की 3500 ईसा पूर्व है। धौलावीरा हड़प्पाकालीन नगर रहा है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं। इसमें इसकी व्याख्या देखें तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर इस जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से भी मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा, ये इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, जहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये माना जाते हैं। उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरादेव रहता तो लहुरादेव मानेंगे, परंतु लहुरादेव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की बात आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। अगर मेहरगढ़ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? कोल्डीवा हो जाएगा। तो सबसे पहले लहुरादेव, फिर मेहरगढ़, फिर कोल्डीवा। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसमें लहुरादेव नहीं ऑप्शन में, तो मेहरगढ़ माना जाएगा, मेहरगढ़। अगला भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन में लहुरादेव नहीं है, मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ को आप सही उत्तर मानेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के उपकरण। अगला है निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं? जहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ये कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? नौदा टोली आपका मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन जो है HD संकालिया ने किया। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूँ, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी तथा चावल हैं। नौदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से लेकर 1300 के बीच निर्धारित की गई है। अगला है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में हम लोग ऊपर ही बात किए, मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट यह स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? तो मृतकों को या मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसकी व्याख्या देखें तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैरन सर्किल, डोलेमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर इत्यादि। ये बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियाँ थीं। अगला है राग का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये जो राग का टीला है, ये कर्नाटक के सगनकल्लू से संबंधित है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लोरी जनपद में स्थित सगनकल्लू नामक नवपाषाण
कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकली हल में भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। इस प्रकार सघन कल्लू ना होता, पिकली हल ऑप्शन होता तो पिकली हल को मान लिया जाता। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देखें तो भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआरा समूह में स्थित हैं। आगे चलते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ऊपर हम लोगों ने देखा भीमबेटका से। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी के युक्त 500 शिलाश्रयें प्राप्त हुई हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या और देख लें तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता को अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला को ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की तथा अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला संबंधित है, जबकि अजंता तथा बाघ की गुफाएं जो हैं ये ऐतिहासिक अर्थात मौर्य काल के बाद की हैं, और अमरावली अपने स्तूप स्थापत्य के लिए जो कि शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये आपका अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक मृदभांड पत्र OCP का नामकरण हुआ था कहाँ पर, हस्तिनापुर में हुआ था। इसकी व्याख्या देखें तो गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गौरिक गैरिक मृदभांड संस्कृत OCP कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेंडा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोनों स्थल महत्वपूर्ण हस्तिनापुर एवं अंतरंजी खेड़ा से। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे, तो याद रखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। इसकी व्याख्या देखते हैं तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत, जिसे जोरबे संस्कृत भी कहते हैं, के नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। जोरबे संस्कृत की यह विशेषता नवपाषाणिक तथा बृहद पाषाणिक संस्कृतियों से अनुप्रमाणित प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं, तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या देखें तो जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास तथा गड्ढे वाले घर भी यहाँ की मुख्य विशेषता है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का सच मिला है, तो ऊपर ही हमने देखा बुर्ज होम से, कश्मीर के बुर्ज होम से। गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो ये संस्कृत मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो याद रखिएगा, जो पहला पुरातत्व सर्वेक्षक थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, परंतु जब इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत किया गया उसके बाद जो प्रथम महानिदेशक होते हैं जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। आगे चलते हैं,
अब इससे आगे जो है वो सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।